आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री की जो किताब है उसके डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक का नाम है व्हाई बुद्धिज्म बिकेम मोर पॉपुलर। बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी की क्या वजह थी, क्यों वो धर्म हिंदुइज्म और जैनिज्म से ज्यादा पॉपुलर होकर उभरा। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आई सोशल चैनल। तो हमने 4 कैटेगरीज में डिस्कस किया है कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म जैनिज्म से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिलोसफिकल रीजंस। ठीक है, पहले चारों रीजंस देख लेंगे। फिलोसफिकल रीजंस देखेंगे, फिर पैटर्नेज यानी कि राजा और वैश्यों के पैटर्नेज ने किस तरीके से रोल अदा किया, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या रोल था, और कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे जिसने बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाने में मदद करी। सबसे पहले देखते हैं फिलोसफिकल रीजंस। तो देखा जाए तो बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था इन कंपैरिजन टू जैनिज्म। जैनिज्म काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी कठोर धर्म है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी कठोर धर्म है, और उसके ठीक उलट जो बुद्धिज्म था वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था। इस वजह से लोग आसानी से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो सकते थे, बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिसेस थी उसको फॉलो कर सकते थे। वहीं पर अगर आप जैनिज्म को देखें तो जैनिज्म में इतनी ज़्यादा कठिन जीवन की बात कही गई है कि कपड़े छोड़ देना, घर बार छोड़ देना, सिर्फ हाथ में खाना खा सकते हैं आप, पानी भी बहुत ही कम पीना है, बारिश के समय आप नहीं ट्रैवल कर सकते, घास पे आप नहीं चल सकते, पानी के ऊपर आप नाव से नहीं चल सकते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैनिज्म में, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई होती थी लोगों को जैन धर्म की प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। वहीं पर बुद्धिज्म थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था। अगर वहाँ पे किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में अनाज नहीं उग सकता है, तो वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन डाइट को भी अलाउ किया था बुद्धिज्म ने। ठीक है, फिर टॉलरेंस टुवर्ड्स फूड हैबिट, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। जैसे अगर आप देखें तो जापान देख लें या साउथ कोरिया देख लें या तिब्बत देख लें, तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर फसल उगाना ज़्यादा संभव नहीं है। तो ऐसे एरियाज में फूड हैबिट के प्रति जो टॉलरेंस थी बुद्धिज्म की, उसने यहाँ के लोगों को हेल्प करी कि वो आसानी से बुद्धिज्म धर्म फॉलो कर सकते हैं विदाउट गिविंग अप ऑन देयर डाइट, ऑन देयर स्टेपल डाइट और फूड प्रेफरेंसेस। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सैल्वेशन, जहां पर जैनिज्म इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात करता है, इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात करता है। वहीं पर बुद्धिज्म यूनिवर्सल सैल्वेशन की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि जैनिज्म में इंडिविजुअल सैल्वेशन का कंसेप्ट है, यानी कि अगर आप जैन धर्म फॉलो करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति है, आपको खुद के मोक्ष के लिए कोशिश करनी है। आपको दूसरों को, जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को भी उसकी शिक्षा दीक्षा दीजिए कि किस तरीके से मोक्ष प्राप्त करना है। पर वहीं उलट बुद्धिज्म में, स्पेशली महायाना बुद्धिज्म में, यूनिवर्सल सैल्वेशन का कंसेप्ट है। मतलब कि अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि साथ साथ में आप दूसरों को भी मदद करिए कि भाई तुम्हें किस तरीके से आपको मोक्ष मिल सकता है। तो इससे क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो भी फॉलो करता था वो अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर करता था। ठीक है, जो भी बुद्धिज्म फॉलो करता था वो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर करता था। ठीक है, दूसरों के साथ भी शेयर करता था, जिससे बुद्धिज्म को फैलने में काफी मदद मिली। ठीक है, अगला है टेबू ऑफ ट्रैवलिंग ओवर वाटर। तो जैनिज्म में अगर आप देखें तो जैनिज्म में पानी के ऊपर ट्रैवल करना, जैनिज्म कह लीजिए या ब्रह्मनिकल हिंदुइज्म कह लीजिए, इन दोनों धर्मों में पानी के ऊपर ट्रैवल करना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड था। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जिसकी वजह से बुद्धिज्म हिंदुस्तान के बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी फ्लरिश हुआ, जबकि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म और जैनिज्म हिंदुस्तान के बाहर फ्लरिश नहीं हो पाए। फिर फिलोसफिकल रीजंस में देखते हैं कि बाकी धर्मों के जो गोल है, अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म वाज इंडिविजुअल लिबरेशन। ठीक है, अल्टीमेट जो जैनिज्म का गोल है मोक्ष प्राप्त करना,
ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का मेन गोल क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो ये दोनों धर्म अगर आप देखें, अगर आप कंपेयर करें बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तो जैनिज्म में भी मोक्ष प्राप्त करना और हिंदुइज्म में भी मोक्ष प्राप्त करना अल्टीमेट गोल है। लेकिन बुद्धिज्म में जो मेन गोल है दैट इज हाउ टू गेट रिड ऑफ एंड दुख। अपने जीवन से दुख को कैसे, सौरों को कैसे कम किया जा सकता है, इसके ऊपर बुद्धिज्म ने बात कही है। तो अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म एक काफी प्रैक्टिकल रिलीजन है। इट्स अ वेरी हाईली प्रैक्टिकल रिलीजन। इट्स नॉट एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इट्स नॉट एज एब्स्ट्रैक्ट लाइक जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। अगला आता है नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस। तो अगर देखा जाए कि जैनिज्म में तो नॉन वायलेंस इस कदर स्ट्रिक्ट तरीके से अपनाया गया है कि देखो, अगर आप देखें तो समाज में कितने लोग हैं? एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और फिर है शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण तो दूसरे धर्म को में जाएगा नहीं, क्योंकि उसका तो खुद का धर्म है हिंदुइज्म। क्षत्रिय जैनिज्म में जा नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय को तो भाई लड़ाई लड़नी है, क्षत्रिय को तो भाई ये रक्षा करने के लिए वॉयलेंस भी करना है, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो 90% या 90% से जो ज्यादा लोग थे वो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे। अब खेती करने के लिए आपको भाई कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खेती करने, और अगर आप हल जोतते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं हल की वजह से। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाज आल्सो अ वायलेंट प्रैक्टिस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 90 to 95% जो जनता थी वो तो जैन धर्म अपना ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनका काम, उनका जो लाइवलीहुड था वो वॉयलेंस पे टिका हुआ था। तो सिर्फ 5-10% ही जो वैश्य कम्युनिटी थी वो जैनिज्म अपना सकती थी, और इसी वजह से सिर्फ वैश्यों ने, मोस्टली वैश्यों ने जैन धर्म को अपनाया। जो बिजनेस क्लास थी उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। पर बुद्धिज्म के साथ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। इस वजह से बुद्धिज्म में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस न होने की वजह से बुद्धिज्म में आराम से, ठीक है, बुद्धिज्म में आराम से किसी भी वर्ण का, किसी भी काम करने वाले, किसी भी ऑक्यूपेशन का आदमी बुद्धिज्म को अपना सकता था। तो नॉन वायलेंस के प्रति इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह बनी कि जैनिज्म उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, ठीक है। क्योंकि पेजेंट कम्युनिटी तो जैनिज्म अपना भी नहीं सकती थी, और पेजेंट्स उस समय 90% से ज्यादा जो हमारे देश के लोग थे वो खेती पर निर्भर थे, ठीक है। अगला है रोल ऑफ पैटर्नेज। तो आप देखेंगे मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे, चाहे अशोक हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे हर्षवर्धन हो, ठीक है, चाहे पाला रूलर्स हो, ठीक है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। जैनिज्म को भी कुछ राजाओं ने पैटर्नाइज किया है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अमोघ वर्षा हो गए, ठीक है, कुछ चालुक्य राजाओं ने भी पैटर्नाइज किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि होता क्या था कि जैसे ही कोई राजा जैन धर्म अपनाता था, तो वो अपना राजपाट छोड़ के वो भी साधु बन जाता था, वो भी साधुओं के साथ निकल पड़ता था। तो इससे ना फर्क नहीं पड़ता था कि कोई आम आदमी जैन धर्म अपना रहा है या कोई राजा जैन धर्म अपना रहा है। अगर राजा साधु बने बिना अगर जैन धर्म अपना लेता तो हो सकता है कि अपने पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जैन धर्म को वो प्रमोट करने का काम कर सकता था, जैसा कि अशोक ने किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन बने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और वो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, भिक्षु बन के, साधु बन के। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि भाई जैनिज्म उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा जितने राजा थे उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। जो कुछ बचे खुचे राजाओं ने जिन्होंने जैन धर्म अपनाया भी, तो उन्होंने बेसिकली अपने कभी भी नो रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी साधु बन गए, ठीक है, वो भी साधु बन गए। तो कोई फर्क नहीं रह गया कि कोई आम आदमी जैन धर्म अपना रहा है, कोई राजा जैन धर्म अपना रहा है, ठीक है। अगला है रोल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
तो मोस्टली अगर आर्ट और आर्किटेक्चर जितने भी हिंदुस्तान के देखेंगे तो वो सर मोस्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चाहे आप अजंता के केव्स की बात कर लें, बाग केव्स, जोगेश्वरी, कार्ले, भजा, मंडपेश्वर केव्स की बात कर लें, ये सारे किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। चाहे आप स्कूल ऑफ आर्ट्स देख लें, चाहे गंधारा देख लें, मथुरा देख लें, सारनाथ देख लें, अमरावती देख लें, नालंदा देख लें, ये भी जो स्कूल ऑफ आर्ट है जहां पे मूर्तियां बनती हैं, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ दी जो आर्ट है और आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इवन अगर आप पेंटिंग्स देख लें, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग देख लें, तो जो पाला मिनिएचर आर्ट है वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर चूंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड था, तो इसने बुद्धिज्म को ज्यादा पॉपुलर बनाने में मदद करी। ठीक है, जैनिज्म के भी आर्ट और कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप देखें तो सितन वंसाल केव हो गई, सितन वंसाल केव हो गई, फिर एलोरा की कुछ केव्स हो गई। ठीक है, ये सब जैन रिलीजन से रिलेटेड है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। कुछ कुछ ही आर्ट और आर्किटेक्चर की चीजें जैन धर्म से रिलेटेड पाई जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हुई कि बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट थीम्स पर बेस्ड था, बुद्धिज्म को डेडिकेटेड था। अगला रोल आता है सेंटर ऑफ लर्निंग। आप नालंदा की बात कर लें, विक्रमशिला की बात कर लें, वल्लभी की बात कर लें, उदंतपुरी की बात कर लें, सोमरूपा की बात कर लें, यहाँ पर बुद्धिज्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो ये जो एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी को इन्होंने प्रमोट करने का काम किया। तो जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको उतने नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नालंदा, विक्रमशिला ये बिहार में है, वल्लभी आपका गुजरात में है, ओदंतपुरी आपका बंगाल में है, सोमरूपा आपका बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये जितने भी सेंटर ऑफ लर्निंग है, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, ना कि जैनिज्म को। फिर अगला रोल आता है रोल ऑफ बुद्धिस्ट संघ। तो बुद्धिस्ट संघ ने भी बुद्धिज्म को प्रमोट करने में सबसे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट संघ थे, इसमें रहते थे बहुत सारे बुद्धिस्ट भिक्षु, मंक्स। ये लोग, इनका काम ही यही था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना और बुद्ध की रास्ते को, बुद्ध की टीचिंग्स को, बुद्ध की शिक्षा को जन जन में पहुंचाना। तो इन मंक्स ने, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, जो बुद्धिस्ट संघ था, इसने बुद्धिज्म की फिलॉसफी को फैलाने में एक सबसे अहम भूमिका अदा करी। इस टाइप का ऑर्गेनाइज्ड मोनेस्ट्री, ठीक है, इस टाइप का ऑर्गेनाइज्ड मोनेस्ट्री आपको जैनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। जिस हिसाब से जो है बुद्धिस्ट जो संघ थे, ठीक है, बौद्ध जो संघ थे, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज थे, उस टाइप से आपको जैनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिर अगला रोल आता है फॉरेन ट्रैवलर्स का। तो बहुत सारे हिंदुस्तान में फॉरेन ट्रैवलर्स आए। चाहे अगर आप देखें, फैक्सियान की बात कर लें, जो कि चंद्रगुप्त द सेकंड, या जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, वो यहाँ पर आए। चाहे आप देखें हुएनसैंग की बात कर लें, हुएनसैंग आपके हर्षवर्धन के टाइम पर आए। चाहे इटसिंग की बात कर लें, इटसिंग हुएनसैंग के लगभग 40-60 साल बाद, लगभग 60 इयर्स लेटर इटसिंग हिंदुस्तान में आए। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स अगर आप देखें, ये सारे ये चाइनीज ट्रैवलर्स थे। इन्होंने बुद्धिज्म को दुनिया में फैलाने का काम किया। तो फॉरेन ट्रैवलर जितना भी हिंदुस्तान में आए, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे और यहाँ पर आए, उन्होंने बुद्धिज्म की शिक्षा ली और फिर इसको देश के बाहर फैलाने का काम किया। चाहे चाइना हो, तिब्बत हो, साउथ ईस्ट एशिया नो, या कोरिया हो, या जापान हो, या इवन यूरोप क्यों ना हो, तो फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने का काम किया। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल, अगला रोल आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्धिस्ट काउंसिल समय समय पर, जैसे कि हमको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो समय समय पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती रहती थी, जिसको बुद्धिस्ट जितने भी जानकार लोग हैं, ठीक है, वो लोग अटेंड करते थे। अब इससे क्या हुआ कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कोडिफाई करना आसान हो गया।
कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता था, कोई भी चीज़ है, किसी को लिखना ना, कोई फिलॉसफी के बारे में कोई डिस्कशन करना है, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल में डिस्कशन हो जाया करते थे। अगर बुद्ध की किसी टीचिंग को लिखना है, रिकॉर्ड करना है, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल में हो जाया करता था। तो बुद्धिस्ट काउंसिल ने भी बुद्धिस्ट धर्म को, बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने का काम किया। ठीक है, समय समय पर ये काउंसिल होती रहती थी, कुछ कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड किताबें कंपाइल होती थी इन काउंसिल में। कोई फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट थे तो उन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चर्चा हो जाया करती थी। ठीक है, तो समय समय पर बुद्धिस्ट काउंसिल होती रही जिसने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को कोडिफाई करने का काम किया। कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन थे बुद्धिस्ट टीचिंग्स में तो उनको आयरन आउट करने का काम किया। तो ये भी, इन्होंने भी बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने में एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये था बुद्धिज्म पॉपुलर क्यों हुआ उसके बारे में डिस्कशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।